जी, हम कास्ट डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में मैंने फिश कास्ट, वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट एक्सप्लेन किया है। मैं तो रिपीट कर देता हूँ। फिश कास्ट बेटा क्या होती है, जिसमें बेसिकली वो एक कांस्टेंट लेवल की कास्ट होती है जो उसकी मशीनरी की प्रोडक्शन उस पर इंडिपेंडेंट होती है। उसको उस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। बेसिकली फिश कास्ट मैंने बताया था, जैसे एक प्रॉपर्टी का टैक्स होता है जो एनुअली आपने पे करना होता है, या आपने बिल्डिंग का रेंट है वो आपने मंथली पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने मंथली पे करना होता है, गैस का बिल मंथली पे करना होता है, वाटर चार्जेस आपने मंथली पे करने होते हैं। ये वो चार्जेस होते हैं जो आपको हर मंथ के एंड पे पे करने होते हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं इसकी अमाउंट फिक्स होती है। फिर इसका मतलब होता है उसका टाइम पीरियड एक लेवल पे फिक्स होता है, मंथ होता है या वीक होता है या ईयर होते हैं। उस कास्ट को हम फिक्स कास्ट का नाम देते हैं, तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। उस वेरिएबल कास्ट वो होती है जो डेफिनेटली जो किसी चीज़ को बनाने के लिए उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसकी आउटपुट लेवल पे डिपेंड कर रही होती है। मटेरियल क्या होता है, जैसे मैं गाड़ी की लास्ट वीडियो में एग्जांपल दे रहा था, इसमें गाड़ी बनाने के लिए आपको इंजन की ज़रूरत है, बॉडी की ज़रूरत है, उसके लिए व्हील की ज़रूरत है, उसकी डेकोरेशन की ज़रूरत है, पेंट की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए आपने पहिए वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उस स्पेयर पार्ट्स हैं, सारे के सारे आपने लेने होते हैं। और जिस लेवल की आपकी चीज़ें होंगी, उस लेवल की गाड़ी बनने की क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। तो जितनी भी कास्ट होती है जो मटेरियल के ऊपर यूज़ होती है, उसको हम वेरिएबल कास्ट करते हैं। और वेरिएबल कास्ट को जब ऐड करते हैं तो उसको हम बेटा टोटल कास्ट का नाम देते हैं। एक मार्जिनल कास्ट होती है। मार्जिनल कास्ट इज एसोसिएटेड विद द वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन द लेवल। ये एक्स्ट्रा जो यूनिट यूज किए जाते हैं, एक्स्ट्रा जो कास्ट होती है जो किसी चीज के ऊपर लगाई जाती है, उसको मार्जिनल कास्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा या मार्जिनल कास्ट का मतलब ये होता है, आप किसी चीज को जब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बना लेते हैं तो समटाइम ये होता है उसमें उसकी क्वालिटी को या स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए आपको फर्दर कास्ट की जरूरत पड़ती है। उसके एक या दो यूनिट और लगाने पड़ते हैं, या उसको आपको रीअसेंबल करना पड़ता है या रीमैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। उसमें कोई ना कुछ आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी कुछ स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती। उस सिचुएशन में जो कास्ट यूज़ की जाती है उसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कास्ट की आ जाती है, जो डेफिनेटली जो मटेरियल डायरेक्टली उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको भी मार्जिनल कास्ट का नाम देते हैं। जो डेफिनेटली ये एक एडिशनल यूनिट के लिए यूज़ की जाती है। ये रूटीन मैटर नहीं होता, ये कभी कभार किसी प्रोसेस में यूज की जाती है। उसके बाद एवरी कास्ट है। एवरी कास्ट इज द टोटल कास्ट ऑफ द आउटपुट, टोटल कास्ट ऑफ एन आउटपुट और एक्टिविटी डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट लेवल इन द यूनिट्स। एवरी कास्ट जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उस पर कितनी कास्ट आई है उनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरी कास्ट आ जाती है। ये टोटल प्रोडक्ट कास्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग आपके 400,000 अगर आपके ये कास्ट कर हुई है, इसमें इसमें डेफिनेटली 3.4 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए फॉर 100,000, इसमें 3.2 मिलियन आपकी डेफिनेटली कास्ट आई है। तो एवरी कास्ट क्या होगी, 8 होगी। डेफिनेटली आप उसको डिवाइड करेंगे 32 लाख को, आप उसको 4 लाख के ऊपर तो $8 जो आपकी आएगी वो एक यूनिट की कास्ट आ जाएगी। टोटल कास्ट को आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, एक कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए कितनी कास्ट अकर हुई है, उसको हम एवरेज कास्ट का नाम देते हैं। जैसे फिर 32 लाख की मैन्युफैक्चरिंग की है जिसमें 4 लाख यूनिट यूटिलाइज हुए हैं, 4 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो एक यूनिट की प्राइस कितनी है, $8। तो इसको एवरी कास्ट का नाम देते हैं। एवरी कास्ट बेसिकली एक यूनिट की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट की जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली बिजनेस की लाइफ में उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर आपको कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, जहां पर कोई लॉस ना हो रहा। नो प्रॉफिट नो लॉस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट बेटा बेसिकली में ये होता है कि आपकी कास्ट टोटल कितनी हुई है, उसमें आपकी अर्निंग कितनी है। तो जब वो पॉइंट आ जाता है जहां पर आपकी अर्निंग जीरो हो जाती है, कास्ट आपकी अचीव हो, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इज आउटपुट लेवल एट विच रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कास्ट, आपकी रेवेन्यू टोटल कास्ट के इक्वल हो जाते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। ब्रेक इवन पॉइंट जिस कास्ट को हम डिवाइड करते हैं डेफिनेटली अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट को माइनस करके वेरिएबल कास्ट पर यूनिट को, सेलिंग प्राइस जो एक मार्केट प्राइस कहते हैं, उसमें जो आपकी वेरिएबल कास्ट होती है वो माइनस करके हम फिक्स कास्ट पे डिवाइड करते हैं। इस जो आपके पास यूनिट की प्राइस आएगी वो प्राइस होगी जिस उस यूनिट पे आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा। ये बेसिकली निकालने का पर्पज ये होता है कि जब किसी यूनिट को आप मार्केट में सेल करने के लिए आपने प्रॉफिट को डिटरमिन करना हो, तो सबसे पहले जरूरी है आपको पता हो उसकी एक्चुअल कास्ट कितनी है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद इसमें हम प्रॉफिट की रेशियो ऐड करते हैं, फिर हम मार्केट प्राइस में
मार्केट, हम मार्केट प्राइस का नाम देते हैं और मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है जिसमें प्रॉफिट ऑलरेडी एडिड होता है। तो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट की वर्किंग। ये बेसिकली कास्ट है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होकर आ जाएगी। संक कास्ट, संक कास्ट बेसिकली वैसे कहते हैं डूबी हुई कास्ट होती है जो कभी यूटिलाइज नहीं होती। जैसे आपने एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसने एक नोटबुक परचेज की है $2800 की। स्टूडेंट नो विशेष टू सेल द कंप्यूटर, वो उस अपने नोटबुक को अब सेल करना चाहता है आफ्टर 3 years, लेकिन उसकी इनिशियल कास्ट क्या है $2800 इज एन इरेलेवेंट। जो अभी वो कास्ट उसको अभी दोबारा पैसे वापस नहीं मिल सकते क्योंकि उसकी वो कास्ट ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है, उसने टाइम यूज कर लिया है, 3 साल उस बुक को यूज कर लिया है नोटबुक को। तो वो जो कास्ट है जो उसको रिकवर नहीं होगी तो उसको हम सम कास्ट कहते हैं। मे बी वो लैपटॉप की बुक वो $1000 में सेल हो या $500 में सेल हो, वो जो कास्ट रिकवर नहीं हो सकती वो सम कास्ट कहते हैं। इस तरह अगर हम मोबाइल परचेज करते हैं तो 1 मंथ के बाद या 1 वीक के बाद या 1 साल के बाद जब वो सेल करते हैं तो हमें वही अमाउंट रिसीव नहीं होती, हमें कम पैसे रिसीव होते हैं। जो पैसे हमें रिसीव नहीं होते वही हमारी संक कास्ट होती है। बेसिकली वो यूजेज कास्ट होती है, हम उसे इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो इररिकवरेबल कास्ट भी कहते हैं, जो आपको वापस नहीं मिल सकती। तो इसी तरह मशीनरी है, आपने अगर 1 लाख की मशीनरी बाय की है वो दोबारा उसको सेल करेंगे तो 1 लाख में सेल नहीं होगी। आपने टाइम पीरियड के बाद सेल उसको सेल करना है, यूज किया है, कुछ मंथ यूज किया है, डेज यूज किए हैं या ईयर यूज किया है, 1 ईयर यूज किया, तो मे बी 1 लाख की मशीनरी 10,000 में सेल हो, 5,000 में सेल हो, 20,000 में सेल हो, वो जो कास्ट है जो आपको रिकवर नहीं हो सकती है इसको हम संक कास्ट कहते हैं। इसको हम इररिकवरेबल या उर्दू में डूबी हुई कास्ट कहते हैं जो कभी वापस नहीं मिल सकती। तो ये इसको हम संक कास्ट का नाम देते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट, ये बेसिकली ये होता है जब एक ही क्वालिटी की प्रोडक्ट आपके लिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि कम से कम प्राइस पे मुझे वो चीज़ मिले। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होती है कि यार ठीक है, अगर मैंने वीवो का मोबाइल लेना है तो एक शॉप से 30,000 का मिल रहा है, दूसरी शॉप से 29,000 का मिल रहा है, तीसरी शॉप से 28,000 का मिल रहा है, मतलब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो आप कहाँ से लेंगे जहाँ से कम प्राइस पे मिल रहा हो, क्योंकि स्पेसिफिकेशन सबकी सेम है, तो वो अपॉर्चुनिटी को हासिल करेंगे। अब वो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी, जब आप 28,000 में मोबाइल लेंगे तो 2,000 क्या है वो आपने अपॉर्चुनिटी कास्ट हासिल की है। अगर आप उसको 30,000 में लेते हैं, वो आपको 28,000 में मिल रहा है, इसका मतलब 2,000 आपने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी है। अगर आप 28,000 में ले लिए, इसमें 2,000 आपने अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होते हैं, कास्ट एसोसिएटेड विद एन अपॉर्चुनिटी दैट इज इन डिक्लाइन। आप किसी अपॉर्चुनिटी को डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द बेनिफिट, आपको बेनिफिट शो कर रही होती है, दैट वुड हैव बीन रिसीव इफ द अपॉर्चुनिटी वर एक्सेप्टेड, जो वो रिसीव की जा चुकी होती है क्योंकि वो आपने आप एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी होती है। तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, किसी भी कास्ट को किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मल्टीपल जब ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, तो लो कास्ट पर जब आप बाय करते हैं तो लो कास्ट पर बाय के लिए आपको बेनिफिट होता है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। मार्केट में हम डेली रूटीन मैटर में जब शॉपिंग करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि लो कॉस्ट में चीज़ें मिले और क्वालिटी भी बेहतर हो। वो जो हम सर्चिंग करते हैं वो हम बेसिकली अपॉर्चुनिटी कास्ट की करते हैं, हमें कितने से कितनी कम कास्ट फेस करनी पड़ सकती है। रिकरिंग कास्ट मीन्स वन दैट अकर एट द रेगुलर इंटरवल, ये कास्ट टाइम पीरियड के साथ एसोसिएटेड है जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है। एट इज इंस्टिमेटेड एंड द कास्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग कास्ट। ठीक है, अभी कास्ट है आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में जो बिजली की कास्ट है वो रिकरिंग कास्ट, वो इसी रिकरिंग कास्ट है, एक टाइम पीरियड के बाद वो आपको पे करनी पड़ती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो पे करते रहना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर मंथ आना है, आपने पे करना है, उसको ये रिकरिंग कास्ट का नाम देते हैं। नॉन रिकरिंग कास्ट होती है जो अनएक्सपेक्टेड कास्ट कह सकते हैं, सडन कास्ट कह सकते हैं, इज वन दैट अकर एट इरेगुलर इंटरवल, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। सडनली आपकी मशीनरी खराब हो जाए, आपकी नॉन रिकरिंग कास्ट है। आपकी इंजन मशीनरी का इंजन खराब हो जाए, नॉन रिकरिंग कास्ट है। अनएक्सपेक्टेड सी कास्ट है ना, जो ये तो नहीं है कि हर मंथ के बाद मशीनरी खराब होनी है, ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास हर वीक के बाद आपने उस मशीनरी की पार्ट्स खराब हो जाने हैं।
किसी भी टाइम कोई भी फॉल्ट आ सकता है, वो अनएक्सपेक्टेड सी कॉस्ट होती है, उसको नॉन रिकरिंग कॉस्ट कहते हैं, जो टाइम पीरियड स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद नहीं आती, लेकिन वो सडन आ सकती है। द कॉस्ट रिप्लेस कंपनी व्हीकल डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्हीकल का, उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, नॉन रिकरिंग कॉस्ट होती है। तो ये आपकी नॉन रिकरिंग कॉस्ट होती है। रिकरिंग कॉस्ट वो होती है जो आपके स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आती है, जो आपको होपफुली पता होती है टाइम के बाद हमें ये पैसे पे करने हैं। वो नॉन रिकरिंग कॉस्ट वो होती है जो स्पेसिफिक टाइम डेट के बाद नहीं आती, इरेगुलर इंटरवल के बाद आती है, उसको नॉन रिकरिंग कॉस्ट का नाम देते हैं। एंड इंक्रीमेंटल कास्ट, इंक्रीमेंटल कास्ट क्या होता है, ये बेसिकली दो प्रोजेक्ट के दरमियान कास्ट होती है, रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन सम टाइप ऑफ टू अल्टरनेटिव्स। दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन किसी एक प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस दूसरे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। प्रोजेक्ट ए है, अगर प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट बी भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस तरह के नेचर के भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में होते हैं। तो समटाइम ये होता है कि आपको 10,000 का प्रोजेक्ट है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपने बी प्रोजेक्ट है उसको भी एक्सेप्ट करना है जिसकी कॉस्ट 12,000 है। ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। उसकी 12, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 है, दूसरे की 10,000 है, लेकिन अब आपने एक को सेट करने के लिए दूसरे भी सेट करना पड़ रहा है। अब एक को सेट करने के लिए दूसरा सेट करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट है 2,000, 10,000 से ज्यादा है, वो कॉस्ट है, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ऐसे ऑल्दो तो एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10,000 है, दूसरे की 10,000 होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कॉस्ट 12,000 है। तो वो डेफिनेटली दोनों प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकिंग, ये दोनों प्रोजेक्ट की नेचर सेम है, आपको दोनों ही इकट्ठे लेने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह है। तो वो जो एडिशनल कॉस्ट पे की जा रही है उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ये 2,000 है, तो बेसिकली ये उस पर डिपेंड करती है। कैश कॉस्ट बेसिकली जो कैश पे की जाती है ट्रांजेक्शन के लिए, कैश फ्लो। तो किसी एसेट को परचेज करने के लिए जो आप अमाउंट पे करते हैं उसको कैश कॉस्ट कहते हैं, वेरी सिंपल। बुक कॉस्ट वो होती है जो बेटा जो आप किसी भी एसेट की वैल्यू बुक्स में लिखी जाती है। समटाइम अभी आप जॉब करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बुक्स में प्राइस कुछ और लिखी होती है, मार्केट में प्राइस एसेट की कुछ और होती है। तो बुक में लिखने के कुछ और पर्पज होते हैं। वो बेसिकली एक बिजनेसमैन क्या करता है, बुक में एसेट की प्राइस कम लिखता है या अपने एक्सपेंस को ज्यादा करता है, वो किस लिए करता है, ताकि टैक्स कम से कम पे करना पड़े। तो ये उस अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्पस होता है। तो वो बुक कास्ट जो कि बुक्स में लिखी जाती है, समटाइम इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, इज नॉट अ कैश फ्लो। ये कैश फ्लो नहीं होता, ये बेसिकली इट इज अकाउंटिंग एंट्री होती है दैट रिप्रेजेंट सम चेंजिंग इन द वैल्यू। हम एक अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक एक एसेट को जब किताबों में इंदराज करते हैं उसको बुक वैल्यू कहते हैं। उसकी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन उसकी तरफ मैं नहीं ले जा सकता आपको। व्हेन कंपनी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, आप ये किसी भी एसेट की जब डेप्रिसिएशन एक साल में रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि किसी भी एसेट की वैल्यू इस्तेमाल होने की वजह से जब कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। नो मनी चेंजेस हैंड, आपके होगा वो जो आप वैल्यू कम होकर जब आप अपने बुक्स में लिखते हैं उसको हम बुक कास्ट का नाम देते हैं। तो इसके फिर आके भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि डेप्रिसिएशन लिखने से कंपनी को टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, और उसकी नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है तो बिजनेस को पे नहीं करना पड़ता, इसलिए ये भी बेनिफिट है। ये रेलेवेंट चीज़ें हैं। बुक कास्ट डेफिनेटली वो कास्ट होती है जो किसी भी एसेट्स को डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाती है, उसको बुक कास्ट का नाम दिया जाता है। लास्ट है लाइफ साइकिल कास्ट। लाइफ साइकिल कास्ट क्या होती है, बेसिकली रेफर टू कास्ट अकर ओवर द वेरियस phases of product or services लाइफ साइकिल फ्रॉम नीड असेसमेंट थ्रू डिजाइन। किसी भी एसेट्स को बनाने के लिए डिजाइन की जरूरत होती है, प्रोडक्शन करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। एक बिजनेस के प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो ओवरऑल कास्ट होती है वो लाइफ साइकिल कास्ट होती है। इसमें फिक्स कास्ट भी हो सकती है, इसमें वेरिएबल कास्ट भी हो सकती है, इसमें मार्जिनल कास्ट भी हो सकती है, इसमें रिकरिंग कास्ट भी हो सकती है, ना रिकरिंग। एक आइटम को कंप्लीट बनाने के लिए जब तक वो अनटिल अनलेस वो कंप्लीट नहीं हो रहा उसकी लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट की, वो उसको जितनी भी कास्ट अकर होती है उसको लाइफ साइकिल कास्ट का नाम देते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट वो कास्ट के कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको आज के लेक्चर में रिकॉर्ड की हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सुने और समझें। फिर इसमें जो क्वेश्चन होंगे हम क्लास में कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट हैं
जो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो बेस स्टार्ट से हमने लिया था इसको कि इकोनॉमिक्स के आउटलाइन से। आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और कास्ट कंसेप्ट ही पढ़े हैं। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि टेंडेंसी फ्री मार्केट टू रेगुलेट दैटसेल्फ, एक फ्री मार्केट को रेगुलेट करने को हम इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। मार्शल ने क्या कहा था, टू डिस्कस द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, टू अटेनमेंट ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज एंड वेलफेयर ऑफ द यूटिलाइजेशंस। और रॉबिन्स ने क्या कहा था, स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन बिहेवियर को जो स्टडी किया जाता है उसको हम इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। जिन इकोनॉमिक्स इज सबसेट स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल के बिहेवियर या प्रोजेक्ट की डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है, इसको इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। ये वो कास्ट हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। इस कास्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। फिक्स कास्ट है। फिक्स कास्ट क्या होती है, किसी भी एसेट को बनाने के लिए उसको उसमें जो किसी भी एसेट्स को बनाने के लिए जो उसके ऊपर फिक्स कास्ट अकर होती है, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स होता है, बिल्डिंग का रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, आपके पास फ्यूल चार्जेस होते हैं, गैस चार्जेस होते हैं। तो ये बेसिकली फिक्स कास्ट में शामिल किया जाता है। तो लेकिन इसका प्रोडक्शन लेवल पर कोई इस पर इन्हिसार नहीं होता। वेरिएबल कास्ट डेफिनेटली वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है जो इस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस लेवल का मटेरियल होगा, उस लेवल की वेरिएबल कास्ट होगी, ये चेंज होती रहती है। इसका ड्यूरेशन या अमाउंट फिक्स नहीं होती। इस कास्ट में ड्यूरेशन फिक्स होने की वजह से उसको हम फिक्स कहते हैं कि मंथ के एंड पे करनी ही करनी होती है। अमाउंट कुछ भी हो सकती है लेकिन ड्यूरेशन फिक्स होता है। टोटल कास्ट में बेसिकली फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट को ऐड करके जो कास्ट की जाती है उसको हम टोटल कास्ट का नाम देते हैं। मार्जिनल कास्ट किसी भी चीज़ को बनाने के लिए समटाइम हम 1 या 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। उसकी वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी हमें फील होता है कि कुछ स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी अभी स्टिल इनकम्प्लीट है, तो उसके लिए जो एडिशनल कास्ट लगाई जाती है उसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। तो एवरी कास्ट बेसिकली किसी यूनिट की प्राइस के लिए, एक यूनिट की प्राइस निकालने के लिए यूज़ की जाती है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं और टोटल कास्ट कितनी आई है। तो उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को कास्ट के ऊपर, तो वो आपके पास आ जाती है एवरेज कास्ट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जो बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट में बेसिकली वो पॉइंट होता है जो हम मार्केट प्राइस को डिटरमिन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये यूनिट कास्ट कितनी है, उसमें कितना प्रॉफिट ऐड करना चाहिए, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय, डिवाइड करते हैं सेल प्राइस में से वेरिएबल कास्ट को माइनस करके फिक्स कास्ट पे डिवाइड करते हैं, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दे देते हैं। सम कास्ट क्या होती है, तो फिर जो वो कास्ट होती है जो इरिकवरेबल कास्ट होती है, जिसको हम डूबी हुई कास्ट भी का नाम देते हैं। डेफिनेटली अपने लैपटॉप वगैरह बाय किया $2800 का, तो वो 3 साल 2 साल 1 साल के बाद उसको वो उतनी प्राइस में सेल नहीं हो सकता। वो जो प्राइस है जो इरिकवरेबल है, जो यूजेज प्राइस है, वो आपको वापस नहीं मिल सकती, उसको सम कास्ट का नाम देते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट ये होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती हैं। एक स्टैंडर्ड की कास्ट आपके लिए अचीव करने के लिए आपके पास मार्केट में ऑप्शन होती हैं, तो आप क्या करते हैं, कम प्राइस को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, सेम क्वालिटी को कम प्राइस पे परचेज करने की कोशिश करते हैं। वो जो कम प्राइस पे परचेज करने की कोशिश करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। एक मोबाइल है 30,000 का, वो हिसाब से 29,000 का 28,000 का मिल रहा है, जहाँ से 28,000 का मिलेगा वहीं से लेंगे, तो 2000 वो आपके आपकी आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। रिकरिंग कास्ट जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होती है, ये इनिशियल फिक्स कास्ट और रिकरिंग कास्ट सेम होती हैं। इन दोनों में अमाउंट सेम नहीं होती, टाइम पीरियड का वजह से इनको हम कास्ट रिकरिंग कास्ट कहते हैं। 1 मंथ के बाद आपने पे करनी होती है, बिजली का बिल है वो आपने हर मंथ पे करना होता है। नॉन रिकरिंग कास्ट होती है, अनएक्सपेक्टेड कास्ट होती है, जो एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का या आपकी मेंटेनेंस, जो किसी भी टाइम आप अकर हो सकती है, लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, उसको नॉन रिकरिंग कास्ट का नाम देते हैं। इंक्रीमेंटल कास्ट डिपेंड करती है उस उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, दोनों प्रोजेक्ट को ये एक्सेप्ट करना होता है या दोनों को रिजेक्ट करना होता है। जैसे एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट की जो एडिशनल कास्ट होती है उसको हम इंक्रीमेंट कास्ट कर देते हैं। एक प्रोजेक्ट 10,000 का है और इसको सेट करने के लिए आपको 12,000 और प्रोजेक्ट के साथ लेना पड़ रहा है, तो ये 2000 जो है ये कास्ट, ये बेसिकली आपकी इंक्रीमेंटल कास्ट है। कैश कास्ट वेरी सिंपल, ये कैश पेमेंट जो है किसी एसेट को बाय करने के लिए पे की जाती है, कैश कास्ट कहते हैं। बुक कास्ट बेसिकली वो बुक कास्ट होती है जो किसी भी एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है
उसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाती है, उसको हम बुक कॉस्ट का नाम देते हैं। अपने एसेट परचेज करते हैं, उसकी हर साल वैल्यू कम होती है, वो हर साल आप अपनी बुक्स में इंटर करते हैं। तो बुक्स में जो कास्ट इंटर की जाती है वो जरूरी नहीं है कि मार्केट की कास्ट के मुताबिक हो या वो सेम हो, वो कुछ डिफरेंस भी हो जाता है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक कंपनी एक अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक लिखी जाती है। उस तरफ हम नहीं जाएंगे। बुक कास्ट डेफिनेटली कास्ट विच इज रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स कास्ट का नाम देते हैं। लाइफ साइकिल कास्ट जो किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी बेसिकली मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री और डिजाइनिंग, फिनिशिंग टच तक जो भी चीजें उसके ऊपर ऊपर की जाती हैं, एक्सपेंस किए जाते हैं, वो सारी सारी लाइफ साइकिल कास्ट होती है। ये आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया आपके लिए, होपफुली आप इसको सुनेंगे 2-3 दफा तो आपको समझ आ जाएगी। अदर इसमें जो क्वेश्चन हुए तो वहाँ फिर हम क्लास में कर लेंगे।